स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हमने बीपीएससी की स्पेशल तैयारी के लिए स्पेशल सीरीज शुरू किए हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा कि 150 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित था जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको इसमें अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेलकन आइकन बटन को दबाइएगा और आगे भी जो है इसमें जो त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। साथ साथ आगे भी काम करने का हमें मौका भी दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस का 150 क्वेश्चन है जो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम इसको और बेहतर बनाएंगे जब तक कि आपका समर्थन नहीं मिलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के पास इसको ज़रूर शेयर करेंगे जिससे कि और ज़्यादा हम मेहनत करने में कामयाब हों। तो आज शुरू हम लोग कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। दूसरा पारसेक भी आपका दूरी का मात्रक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नॉटिकल मील भी आपका दूरी का ही मात्रक है। ये नाविकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पांचवा, चूँकि इसमें सारे जो है दूरी के मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लंबाई का मूल मात्रक क्या है। तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। इसमें पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा आपका मिलीमीटर, तीसरा आपका सेंटीमीटर, चौथा आपका मील, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से दो में से एक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर पांचवा, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, रुकी हुई कार के अचानक चलने पर यात्रियों को लगने वाला झटका किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रतिक्रिया, दूसरा जड़त्व, तीसरा संवेग, चौथा आवेग, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसको हम लोग उसका जड़त्व अधिक होता है। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, घर्षण बल से निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर 1 स्थैतिक घर्षण बल का मान वस्तु को खिसकाने के लिए लगाए गए बल के बराबर होती है, सही है। सर्पी घर्षण बल का मान लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेरिंग का प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। अब देखेंगे कि तीनों ऑप्शन है किस में। तो इसमें आपका बी नंबर में है 1, 2, 3, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा का आंसर दूसरा हुआ, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, कहता है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसका उदाहरण है। सबसे पहले जान लीजिए ग्रहों की गति का खोज किया था केपलर साहब ने। ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रतिक्रिया बल, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है सर। घर्षण बल एक दूसरे के विपरीत है। अपकेंद्रीय बल के नहीं,
ऑप्शन नंबर 4 अभिकेंद्रीय बल। आप यही आपका आंसर सही है, अभिकेंद्रीय बल, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। F बराबर mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला ऑप्शन है बल आघूर्ण, दूसरा आपका बल युग्म, तीसरा आपका चुंबकीय बल, चौथा आपका प्रकाश विद्युत, पांचवा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बल आघूर्ण, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। I बराबर mr² होता है, जो आपका आंसर ए है। इसलिए छठा का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त पदार्थ के कणों का आकार 1 से 10 नैनोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर, सी 1 से 5 नैनोमीटर, डी 1 से 50 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर सर, 1 से 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर 1 वायु में, दूसरा आपका जल में, तीसरा आपका ठोस पदार्थ में, चौथा आपका निर्वात में, पांचवा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वां नंबर का आंसर होगा सर डी, निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इसका आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम जो है मोटर का है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित सौर सेल का है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक नहीं, ये ऑप्शन आपका ई नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये आपका आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट, किरण शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में भागीदारी योजना किस विभाग की पहल है? सबसे पहले किरण का फुल फॉर्म हम लोग जान लें। किरण का फुल फॉर्म होता है सर नॉलेज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्सिंग। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 3 नंबर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का उदाहरण है? सबसे पहले जानते हैं कि तरंगों का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। इसको टोटल इंटरनल ये आपका समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगों को अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण, जिसका खोज किया था थॉमस यंग ने। यह जो है साबुन के बुलबुले को रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण ही होता है, जो ऑप्शन नंबर ए। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये आपका अपवर्तन का घटना है सर। रेगिस्तान में मरीज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इंद्रधनुष जो है आपका किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका सर ए, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्रव तरंगों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है 25,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्रस्रव तरंगे कहते हैं। दूसरा, समुद्र की गहराई का पता लगाने में प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है सर। समुद्र की गहराई का पता लगाने में प्रस्रव का प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने में भी प्रस्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका गलत है सर।
20 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, ना कि 25,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है सर कि ध्वनि के माध्यम में परिवर्तन के कारण से ध्वनि के किस गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्वनि के परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होगा, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, चूंकि v बराबर एल तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा 20 सर, जो आपका आवृत्ति है। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका मीटर होता है या अंगस्ट्रम। 1 अंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर कि निम्नलिखित में कौन सा बल को सही तरीके से दर्शाता है? तो चले, ऑप्शन नंबर ए है इसका द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं, जो आपका गलत है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं, यही आंसर सही है। भार और वेग के गुणनफल गलत है, भार और त्वरण का गुणनफल गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। F बराबर ma। बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा के सूक्ष्मतम मान मापने वाले यंत्र को कहते हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए है सर। अब वोल्टामीटर एक प्रकार का बर्तन है। अब आइए ऑप्शन नंबर 1 समानांतर उच्च प्रतिरोध गलत है, समानांतर निम्न प्रतिरोध गलत है। श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध का यही कहने का मतलब होता है सर कि ये आपका श्रृंखला जो है सीरीज कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 15 का 3 हो गया, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हेनरिक रुडोल्फ ने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। उनके सम्मान में खाली स्थान की इस एसआई मात्रक को हर्ज दिया गया। कहने का मतलब हर्ज किसका मात्रक है? ध्वनि का तो नहीं, ऊष्मा का मात्रक जूल होगा, आवृत्ति का मात्रक ही हर्ज है, तो प्रकाश का नहीं सर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 16 नंबर का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ध्वनि के चाल पर दाब बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, घट नहीं, गलत है। ध्वनि की चाल घट जाएगी, गलत है। ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, कितना भी दाब बढ़ाया जाए इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका 17 का कितना नंबर? 17 का तीसरा नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अगर एक लड़का ट्रेन में बैठा है जो कि समान गति से चल रहा है, वह एक गेंद हवा में उछालता है, तो वह गेंद उसके सामने गिर जाएगी, उसके पीछे गिर जाएगी, उसके दाएं गिर जाएगी, उसके बाएं गिर जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका स्थिर रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं पर आकर के गिर जाए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका है पहला आंसर है सर कि यह नियम सभी पिंडों पर लागू हो, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। तीसरा, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो इसका आंसर सर आपका ई होगा, सब होगा, है ना। तो इसके लिए आपका टोटल सही है, तो ई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किसी तीर के एक सिरे को धनुष के तनित डोरी को रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4
उसमें ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए इसमें हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका फाई बराबर mgh। और गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को मिला करके आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला करके यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें सर आपका परिमाण अगर बढ़ने से वो चुंबकीय क्षेत्र भी आपका बढ़ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है घटेगा, गलत है। पहले बढ़ेगा बाद में घटे, ये भी गलत है। कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, बारिश के पानी की एक बूंद गिरते होने का कारण गोलाकार आकृति होता है। पहला ऑप्शन है श्यानता, दूसरा आपका गुरुत्वाकर्षण, तीसरा आपका पृष्ठ तनाव, चौथा आपका वायुमंडलीय दबाव, पांचवा जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। F बराबर पृष्ठ तनाव बराबर F/L। श्यानता का मात्रक पॉइज होता है सर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है सर। तो इसका आंसर हो गया 3, 22 नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिबिंब के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है, गलत है। अपवर्तन की आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यही सही है सर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, जो आपका केवल 2 सही है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ऊपर में लिखा हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है, गलत है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका सर 24, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ट्रांसफार्मर जो है ये नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर जो है केवल AC के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आइए, इसका ऑप्शन है चुंबकत्व, नहीं। स्वप्रेरण, गलत। तीसरा पारस्परिक प्रेरण, यही सही है, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा सर, 3। नेक्स्ट, कौन सा गुण जल के छत्र से गुजरने की अनुमति नहीं देता है। तो पहला है सतह तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है विशिष्ट गुरुत्व, चौथा है प्रत्यास्था, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला सतह तनाव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। तो इसका सर आपका कहता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऋणात्मक, गलत है सर। उत्तरी ध्रुव धनात्मक होता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ऋणात्मक होता है। चुंबक का आकर्षण शक्ति दोनों सिरों पर सर्वाधिक होता है तथा मध्य में कम होती है, यही ऑप्शन आपका सही है। तीसरा, दोनों चुंबक के ध्रुवों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत है। समान ध्रुव विकर्षित होते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सर कि निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 लोहा, दूसरा आपका कोबाल्ट, तीसरा आपका निकेल, चौथा आपका क्रोमियम, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा क्रोमियम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जो है आपका चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटका जाया जाता है, वह स्थिरता की स्थिति किस दिशा में होगी। पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरा पूर्व पश्चिम दिशा में, सुई स्थिर नहीं होगी, चौथा उत्तर पूर्व दिशा
दक्षिण पश्चिम, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला उत्तर दक्षिण दिशा में। कोई भी चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी जाए तो वह हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका 29 है। तो 29 में सर आपका पहला ऑप्शन है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर चुंबक के टुकड़े पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है ऑप्शन, चुंबक के टुकड़े में चुंबकीय गुरुत्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा, टुकड़े अलग अलग ध्रुवों में बढ़ जाएंगे। तीसरा, टूटे हुए टुकड़े पूर्ण चुंबक बन जाएंगे। चौथा, टूटे हुए टुकड़े फिर से चिपक जाएंगे। पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा, जो आपका टूटे हुए टुकड़े पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। जब हम किसी चुंबक को काट देते हैं तो वह दो चुंबक बन जाता है सर, और पूर्ण चुंबक बनता है। नेक्स्ट, आइंस्टीन का सूत्र पूछता है सर E बराबर mc², जहाँ M बराबर द्रव्यमान, C बराबर प्रकाश का वेग। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो और 1923 में जो है मिलिकन को मिला था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। पहला, प्रकाश की तीव्रता पर। दूसरा, प्रकाश की आवृत्ति पर। तीसरा, प्रकाश की ऊष्मा पर। चौथा, प्रकाश की चाल पर। पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, प्रकाश की आवृत्ति पर। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। सिनेमा घरों में ध्वनि का पुनरुत्पादन में सही है। सड़कों पर स्वचालित लाइटों में सही है। स्वचालित दरवाजों में सही है। बैंकों के त्रिज्यों की सुरक्षा में सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है सर, जो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ई सर, जो आपका, तो इसका आंसर हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 33, ट्यूबलाइट से गुलाबी रंग का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ट्यूबलाइट में कौन सा प्रदीप का लेप किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैडमियम बोरेट। दूसरा आपका मैग्नीशियम टंगस्टन। तीसरा आपका जिंक सिलिकेट। चौथा जिंक बेरिलियम सिलिकेट। पांचवा ई। सर इसका आंसर होगा ए, जो आपका कैडमियम बोरेट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरणों के गुण नहीं है। तो 34 नंबर का पहला है सर ऑप्शन, ये किरणें ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरा, ये किरणें ऋण आवेशित होती है। तीसरा, ये किरणें धन आवेशित होती है। चौथा, ये किरणें गैसों को आयनीकृत कर देती है। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सर तीसरा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों की बनी होती है, लेकिन ये धन आवेशित है, इसलिए गलत हो जाएगा सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, पौधों में चेतना की खोज किस भौतिक वैज्ञानिक ने किया था। पहला ऑप्शन है एम.एन. साहा, गलत है। भास्कराचार्य द्वितीय, गलत है। सी.वी. रमन, गलत है। जे.सी. बोस, जिसका नाम था जगदीश चंद्र बसु, ये आपका आंसर हो जाएगा डी सर, जे.सी. बोस। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है सर। तो इसमें कहता है सर कि कौन सा यंत्र जो है आपका सही काम करता है। सूर्य की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य के किरणों को तीव्रता का निर्धारण करें एक्टिनोमीटर का प्रयोग करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका खोज किया था कैरिंगटन। एक्यूमुलेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को संचित करती है। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को संचित करना। आमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है
उसे आमीटर कहते हैं। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन। उसके बाद रडार का आविष्कार किया था सर आपका वाटसन। एक्स किरण का खोज किया था रॉन्टजन। तो ऑप्शन नंबर डी, चलचित्र टेलीग्राफी का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 37 का, जो गलत है वो आपका तीसरा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में क्या है? रेल इंजन कौन गलत है? रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन, ट्रांसफार्मर फैराडे, ठीक है। परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी। कैलकुलेटर गलत है सर। ईमेल का कैलकुलेटर गलत है सर। अब कैलकुलेटर ईमेल का खोज किया था रे टॉमस लिन। कौन खोज किया था? कैलकुलेटर का खोज किया था पास्कल और ईमेल का खोज किया था रे टॉमसन। जो आपका चौथा नंबर गलत है सर। कैलकुलेटर पास्कल और ये रे टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन, दूसरा आपका है मेगाफोन, तीसरा ओडोमीटर, चौथा आपका ओम मीटर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर माइक्रोफोन, जो आपका ए नंबर ऑप्शन है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में परिवर्तित करती है। मेगाफोन ध्वनि तरंगों को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। ओम मीटर प्रतिरोध के मापने वाला यंत्र है। इसलिए इसका आंसर होगा ए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40, चंद्रमा पर दिन का तापमान तथा रात का तापमान होता है, इतना तापांतर होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 सघन वायुमंडल, ऑप्शन नंबर 2 अधिक गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर 4 आपका वायुमंडल में अधिक गैसों का होना, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 40 का 3 नंबर, जो आपका वायुमंडल का अनुपस्थिति है सर। वायुमंडल के अनुपस्थिति होने के कारण वायुमंडल में तापमान का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में किसका प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो अर्धचालक का प्रयोग जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 2 आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई। तो अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि किसका संबंध प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो से नहीं है? तो जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिया था, गति का नियम भी, दूरदर्शी का निर्माण, रेडियो तथा बेतार जो आपका किया था वो मार्कोनी से संबंधित है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के तापीय का खोज किया था सर आपका जूल साहब ने किया था। किसने किया था? जूल। इसलिए इस जूल का ऊष्मीय नियम है Q बराबर I² RT होता है। विद्युत प्रतिरोध का खोज किया था, नियम का खोज किया था ओम। विद्युत आवेश का खोज मात्रक होता है कूलाम। प्रकाश की गति का फ्रेजो। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखें। क्वेश्चन नंबर 44 है सर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 2 नवंबर, ऑप्शन नंबर 3 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर
ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका पहला ऑप्शन है लेजर तरंगें बहुवर्णीय होते हैं, लेजर का प्रकाश उच्च निर्देशांक होते हैं, लेजर प्रकाश के उपयोग से एक विशेष प्रकार की 3D चित्र खींचे जाते हैं, लेजर की सहायता से परमाणुओं की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका पहला आंसर गलत है सर, आपका लेजर जो है बहुवर्णीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये आपका विद्युत सेल के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। डेनियल सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो आपका है डेनियल सेल दिष्ट धारा प्रवाहित करने के लिए होता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन कंप्यूटर का भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर कोबोल, यह है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है सर। दूसरा बी जेरूसलम एक राजधानी है सर, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। बेसिक ये है। फोर्थ है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कहता है कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जेरूसलम। नेक्स्ट सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? चौथा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर के विकास क्रम में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स का खोज किया था जेएस किल्बी। सबसे पहले हम लोग जान लें आईसी चिप्स का खोज किया था किसने? जेएस किल्बी। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर का था सर। तृतीय पीढ़ी जो है आपको आईसी चिप्स था, जो आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि तृतीय पीढ़ी कैसी थी, तो आपका आईसी चिप्स का था। चतुर्थ पीढ़ी आपका एलआईसी का था। पांचवी पीढ़ी ऑप्टिकल फाइबर का आ गया, और अभी हम लोग छठा जो है उनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत में परम सिटीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है बार्क, ये आपका नहीं है सर। सीडेक पुणे के द्वारा 1991 में सुपर कंप्यूटर का खोज किया गया था। इसका पहला अतिथि था अनुपम, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक कहते हैं? पहला ऑप्शन हो गया उच्च क्वथनांक, दूसरा आपका उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, तीसरा जो है आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा, चौथा आपका उच्च विशिष्ट गुरुत्व, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर आपका बी, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ताप बढ़ने की पर विसरण दर, विसरण का खोज किया था ग्राहम साहब ने। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? तो वाष्पन को सबसे पहले वाष्पन समझते हैं कि वाष्पन है क्या। वाष्पन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि क्वथन जो है एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है। तो वाष्पन के प्रभावित करने वाले 4 कारक महत्वपूर्ण हैं। एक आपका ताप, दूसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा आपका आर्द्रता, चौथा आपका पवन का वेग, और पांचवा ऑप्शन इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 54, कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विसमांगी होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है नदी का गंदा जल, दूसरा ऑप्शन आपका है वायु में धुआं, तीसरा ऑप्शन है चूने का पत्थर को जल में पिलाना। इसका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर स्याही। स्याही एक कोलाइड है जो समांगी की तरह दिखता है परंतु वास्तव में एक विसमांगी होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसके कण को फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अन्य तीनों जो हमने पढ़ा, नदी का गंदा जल, वायु में धुआं, चूने के पत्थर को जल में मिलाना, ये सारे निलंबन के उदाहरण हैं। हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं, एक होता है निलंबन, दूसरा आपका कोलाइड और तीसरा जो है विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था के पदार्थ पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं सर, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड का जो है आपकी चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था पाई जाती है प्लाज्मा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सर प्लाज्मा। पूछा जाता है कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें नहीं होता है तो आपका एसीटोन नहीं होता है, जल होता है, एल्कोहल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन कहता है सर, पानी में साबुन और डिटर्जेंट को मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? तो ये आपका मिसेल के द्वारा होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। लवण से नहीं, क्षारक से नहीं, अम्ल से नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर मिसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल नहीं है? तो इसका सर हम लोग पढ़ेंगे कैसे त्रिक्षारकीय हम लोग समझते हैं। तो जिसमें आपका जैसे त्रिक्षारकीय अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका ये एक क्षारकीय है, एक क्षार होता है इसमें। तो दूसरा आपका है सर नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, इसमें भी एक ही क्षार है सर। तीसरा आपका है H2SO4, इसमें दो क्षार हैं। और तीसरा फास्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका फास्फोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है, ये तो होगा ही नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सूत्र होता है MgOH2, ये भी नहीं। नींबू का रस में साइट्रिक एसिड होता है, ये भी नहीं। आपका अमाशय रस जिसमें HCl होता है, यही दे सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 60, फेनोल्फ्थेलिन अम्ल के साथ क्या प्रतिक्रिया होता है? हमारे पास तीन जो है आपका सर इंडिकेटर होता है, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फ्थेलिन और एक जो है लिटमस पत्र। अब पूछता है कि फेनोल्फ्थेलिन अम्ल के साथ क्या प्रतिक्रिया देता है? तो फेनोल्फ्थेलिन अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई रंग नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? एथेनोइक अम्ल जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, यह सिरिका में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, सही है। तीसरा मेथेनोइक अम्ल लाल चिट्टी में, या इसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, ये भी ठीक है। चौथा लैक्टिक अम्ल दूध को खट्टा होने में या मस्तिष्क में जमा होता है जिसके कारण थकावट होती है, ये भी सही है। तो पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक,
तो एक आपका यही आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62, किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, मंदक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं दो चीज़ का। एक है सोडियम और पोटेशियम के द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण, ना कि पानी का। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में दो चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 62, किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो आपका भारी जल का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन हम लोग जो सोडियम और पोटेशियम का मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं वो आपका होता है सर कूलेंट का प्रयोग होता है। चूँकि नाभिकीय रिएक्टर में हमारा नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हम लोग सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवीभूत किए हुए मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है तो उस रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, जबकि ग्रेफाइट का जब प्रयोग करते हैं तो उसको परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ई, भारी जल और ग्रेफाइट का जो दो गो है तो हम लोग उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, रेडियो एक्टिव पदार्थों में से किसकी अर्धायु अधिकतम है? तो आपका पहला ऑप्शन है कार्बन 14। कार्बन 14 पद्धति का खोज किया था जेएस लिबी। प्लूटोनियम 239, रेडियम 226, यूरेनियम 238। तो इसी का आपका अर्धायुकाल सबसे ज़्यादा होता है सर, यूरेनियम 238। तो कार्बन 14 का अर्धायु 5730 वर्ष होता है। प्लूटोनियम 239 का अर्धवर्ष जो है 24,000 वर्ष होता है। रेडियम का 226 का अर्धवर्ष 1600 वर्ष होता है। यूरेनियम 238 का 4.5 बिलियन वर्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग कौन सा है? सबसे सर्वाधिक और न्यूनतम दो चीज़ कह रहा है कि सबसे अधिक कौन होगा और सबसे न्यून कौन होगा। तो गोल्ड और मरकरी ये दोनों कम है। दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम और गोल्ड, पोटेशियम सबसे क्रियाशील होता है, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील होगा। तीसरा ऑप्शन है सोडियम और आयरन। चौथा ऑप्शन है पोटेशियम और हाइड्रोजन। पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपका होगा सर पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील होता है, गोल्ड सबसे कम। गोल्ड को हम लोग कहते हैं नोबेल मेटल कहते हैं, जो अक्रियाशील धातु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम और गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा धातु ठोस अवस्था में मिलता है? कौन सा अधातु जो है ठोस अवस्था में मिलता है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, हीलियम गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पूछ रहा है सर कि कौन सी अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है सर आपका ब्रोमीन। तो पूछता है सर कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाले अधातु ब्रोमीन, इसको लाल द्रव भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बोरॉन, यही ऑप्शन आपका सही है सर, बोरॉन आपका सही ऑप्शन है, यही ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रिप्टन और रेडॉन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हाइड्रोकार्बन ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब CO तथा H2 गैसीय मिश्रण निर्मित होता है तो इसे क्या कहते हैं?
तो CO+H2 को हम लोग कहते हैं भाप अंगार गैस या जल गैस या वाटर गैस कहते हैं। CO+H2 के मिश्रण को कहते हैं भाप अंगार गैस या जल गैस या वाटर गैस कहते हैं। जबकि प्रोड्यूसर गैस, जिसको हम लोग वायु अंगार गैस कहते हैं, ये आपका CO+N2 का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, भाप अंगार गैस। तो इस प्रकार से हमारा जो है आपका, अब आपका इंडस्ट्रियल का आता है तो आपका C2H2, O2 और कार्बन अथवा मीथेन ईंधन गैस जो है आपको हाइड्रोकार्बन गैस में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67, कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है? तो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण आपका है सर प्रोपेन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। कोक कोयला के जलाने से बनता है, पेट्रोलियम के भंजक आसवन से पेट्रोल प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा कहते हैं, KMnO4। तो इसका पहला ऑप्शन है सर, इससे रोगाणु मर जाते हैं, यह अपद्रव्यों को खोल देता है, यह एक अपचायक है, यह एक ऑक्सीकारक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी नंबर, यह एक ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनाता है? तो सहसंयोजक बंधन तो हम लोग जानते हैं सर कि आपका, चूँकि धातु जो है आपका वैद्युत संयोजक बंधन आता है, लेकिन एक धातु जो है आपका पहला जो है ये जो है सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है, जो आपका लिथियम है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, आपका जितने भी धातु हैं वो सारे जो है वैद्युत संयोजक बनाते हैं। जितने भी धातु हैं, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड पूछा जाए कि कौन सा आपका बंधन बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड में हमेशा, चूँकि एक धातु है और एक अधातु है, इसलिए इसमें जो है बंधन वैद्युत संयोजक बनेगा। पोटेशियम से भी बंधन बनेगा, वैद्युत संयोजक बंधन बनेगा। लेकिन लिथियम एक ऐसा तत्व है जिसमें सहसंयोजक का गुण दर्शाता है, इसलिए ये एक्सेप्शन का केस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक। सबसे हल्का धातु भी पूछा जाएगा तो लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तांबा, क्वेश्चन नंबर 70 है, कहता है तांबा और जस्ता पित्तल का होता है, जिसको ब्रास कहते हैं। तांबा और टीन कांसा सही है, शीशा और टीन सोल्डर सही है, पारद और अन्य कोई वस्तु अमलगम सही है, इसलिए इसका सभी आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, बेडाक्विलिन दवा किस बीमारी के इलाज से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, नया क्वेश्चन आया है। बेडाक्विलिन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? ये है MDR, जो आपका टीबी के लिए प्रयोग हुआ रहा है, एकदम नया अभी प्रयोग में आया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर 71 का ए, बेडाक्विलिन दवा किस बीमारी के इलाज से है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीबी के लिए। अब हम लोग देखते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HIV तो जानिए रहे, एड्स से संबंधित है। काला जार जो है प्रोटोजोआ से है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन में किस रोग से संबंधित है? यह कुष्ठ रोग का है सर। कुष्ठ रोग का खोज किया था हेंसन साहब ने। कुष्ठ रोग जीवाणु से संबंधित रोग है, और कुष्ठ रोग नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से। हेपेटाइटिस जो है आपका हेपेटाइटिस पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट, फलों के रसों के परिरक्षण में कौन सा यौगिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट
फलों के रसों को परिरक्षण करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट, जो ऑप्शन नंबर डी। टार्टरिक अम्ल जो है आपका अंगूर में पाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग एंटीफ्रीज में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग करते हैं। नेफ्थलीन जो आपका होता है, जो आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होती है, ऐसी क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेफ्थलीन जो है वही प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74, उर्वरक में तत्व उपलब्ध नहीं है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि उर्वरक वर्ग कहते किसको हैं। तो उर्वरक वर्ग जो है 5वें वर्ग को कहा जाता है, जिसमें आपका 3 तत्व आते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, और ये आपका उर्वरक वर्ग कहलाता है, जो वर्ग 5 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका है कि उर्वरक में कौन उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, क्लोरीन नहीं है सर। यही आपका आंसर गलत दे दिया है, सी क्लोरीन। ये फूलों का रंग उड़ा देता है, फास्फोरस तो है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 75, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। तो ये कठोर जल में घुलनशील होते हैं, ये रंगहीन पदार्थ होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। यही इसका आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वही होगा, तीसरा, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 76, लीची को किस वर्ग में रखा गया है। तो लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है और इसे एक बीजीय बेरी माना जाता है। लीची के खाने वाले फल भाग को एरिल कहते हैं, इसे फलों का रानी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 76 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 77, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुष्प। पुष्प ही पौधे का जनन अंग भी कहलाता है। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं, जायांग, पुमांग, दलपुंज, बाह्यदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किस का खाने योग्य भाग मध्य फल वित्ती है। तो मध्य फल वित्ती जो है आपका सर आम और पपीता को खाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी है। नारियल का खाने वाले भाग को इंडोस्पर्म कहते हैं। लीची के खाने वाले भाग को मांसल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ई, चूँकि मध्य फल वित्ती 2 ही चीज़ का, आम और पपीता का, जो ऑप्शन नंबर ई में है। अब आइए पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर हम लोग देख लेते हैं, मत्स्य उत्पादन से है सर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है सर। अब है पहला ऑप्शन था मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग कहते हैं एपी कल्चर। रेशम कीट को है सेरीकल्चर कहते हैं, और कुक्कुट पालन को हम लोग कहते हैं पोल्ट्री। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 सर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से है। क्वेश्चन नंबर आपका 80, पादप रोग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो पादप के लिए सबसे आपका इम्पोर्टेंट है फफूंदी, है ना। ये चूँकि आपका सभी पादप में जो है आपका फफूंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तरदायी कारक हैं, जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के उनके वातावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है। जीवधारियों का उनके वातावरण से संबंध को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन बायोनोमी गलत है, दूसरा बायोमेट्री भी गलत है, तीसरा एथिक्स ये भी गलत है, चौथा जिसको हम लोग बायोनिमिक्स कहते हैं या इसको एक इकोलॉजी भी कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, निम्न में से किससे उभयचर कहा जा सकता है। जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं
उसे उभयचर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव का अध्ययन जो है पाश्चर ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था, ठीक है। ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, कौन सा पादप विकास नियामक है? तो पहला है पादप वृद्धि पदार्थ, दूसरा है पादप हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन, तीसरा है पादप अधिनाश। तो ये आपका सभी पादप विकास के लिए आवश्यक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्लोरोफिल के संरचना में कौन से तत्व भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कॉपर, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा आपका है बोरॉन, चौथा आपका मैग्नीशियम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सर चौथा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? पहला ऑप्शन श्वसन है, जो गलत है। दूसरा उत्सर्जन, ये भी गलत है। तीसरा प्रोटीन का संश्लेषण, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता के लिए हमको सर आपका क्रोमोसोम और डीएनए होता है, ठीक है। जो आपका पहला है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन डीएनए, तीसरा आपका गुणसूत्र, चौथा आपका क्रोमैटिन। तो इसका आंसर बी और सी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई। मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई डीएनए और गुणसूत्र, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भ्रूण, इनमें से किसमें भ्रूण पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा पर्ड, तीसरा बीज, चौथा आपका कली, पांचवा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर बीज में, 3 नंबर बीज। नेक्स्ट आलू में होने वाली ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? तो ब्लैक हार्ट का कारण होता है सर ऑक्सीजन की कमी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी नहीं, कॉपर की कमी नहीं, बोरॉन की कमी नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह कहते हैं, गोल्जी का यातायात प्रबंधक कहते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, राइबोसोम प्रोटीन का सक्रिय स्थल है, जिसकी खोज पैलेडे साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि सर चमगादड़ स्तनधारी है, बी डॉल्फिन उभयचर, ये जलीय जंतु है, यही आंसर आपका गलती है। ऑक्टोपस मोलस्का से है, मकड़ी ऑर्किनिडा है, पांचवा आप ये तो होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, जलीय जंतु है। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 92 का पहला है सर फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहते हैं। फल का अध्ययन, सॉरी इसमें गलती लिखा गया है, फलों का अध्ययन जो है आपका पोमोलॉजी में किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है, जबकि एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 सर, जिसमें दिया हुआ है कि फूलों का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन किस में करते हैं? एंथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? पहला ऑप्शन चना, दूसरा अरहर, तीसरा मटर,
चौथा सोयाबीन, पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन आज के शोध में हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है आपका मशरूम में पाया जाता है। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मशरूम में प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो मशरूम में, जो आपका एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का क्वेश्चन नंबर 94 है। जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी में करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है सर, लिखा गया है उल्टी पैलियोंटोलॉजी। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन होता है सर, जिसको पर्यावरण कहते हैं। जेनेटिक्स में वंशागति का अध्ययन होता है। जननांकी डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का अध्ययन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर डी, जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, अत्यधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो जल में पैदा होते हैं उसको हाइड्रोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। तो हेलोफाइटा लवण, जेरोफाइटा आपका मरुस्थल, और एपीफाइटा जो जिसको यांत्रिक खड़ा रहने के लिए मदद करता है, एपीफाइट। नेक्स्ट, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? चूँकि हम लोग जानते हैं कि पौधों को विकास करने के लिए 16 अनिवार्य तत्व हैं। 16 अनिवार्य तत्व में इसको दो भाग में बांटा गया, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। एक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, एक बृहद पोषक तत्व। इसमें दिया है कि कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा पोटेशियम सही है, तीसरा मैग्नीशियम सही है, चौथा ऑप्शन सोडियम गलत है। तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा सर। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि पादप हार्मोन मुख्य रूप से 5 हैं। तो पहला है आपका जिबरेलिन सही है, दूसरा साइटोकाइनिन ये भी सही है, तीसरा आपका एथिलीन ये भी सही है, इंसुलिन जो पैनक्रियाज से मानव शरीर से होता है, स्रावित होता है, यही आपका आंसर गलत है। इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है, इंसुलिन में जिंक नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है सर कि कौन सा जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जलीय फर्न है? पहला ऑप्शन ट्रेडियम गलत है, दूसरा प्रोटोजोआ गलत है, तीसरा एजोला। यही आपका एजोला और एनाबिना दो है सर, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग फर्न के रूप में। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, पौधे से कोशिका विभाजन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, ये भी आपका पौधे से स्रावित होने वाला हार्मोन है। एथिलीन फल को पकाने के लिए। तीसरा ऑप्शन साइटोकाइनिन, यही आपका आंसर सही है सर, साइटोकाइनिन जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी आया है कि कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पूछता है कि पौधों में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, वो है एथिलीन, जो फल प्राकृतिक रूप से फल को पकने में मदद करता है, अब फलों को झाड़ने में गिरने नहीं देता है, ऑक्सिन नामक हार्मोन। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सर, एथिलीन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा यकृत लीवर द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है सर पित्त रस और यूरिया का निर्माण यहीं पर होता है, सही है। यह प्रोटीन को अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, सही है। हिपेरिन नामक प्रोटीन भी लीवर बनाता है, सही है। जेजुनम और इलियम लीवर के अंदर जो है, जेजुनम और इलियम यही आपका गलत है सर। जेजुनम और इलियम जो है छोटी आंत का भाग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 102। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में आपका 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, IPCM या ICPM कह सकते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। कौन सी मुख गुहा में स्थित लार ग्रंथियां हैं? तो लार ग्रंथि में पाया जाने वाला सर 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। एक होता है सबमैंडिबुलर, दूसरा आपका सबलिंगुअल, तीसरा आपका पैरोटिड। टाइलिन जो है स्रावित होता है, ये आपका लार से स्रावित होने वाला हार्मोन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। तो लार ग्रंथियाँ 3 होती है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। इनमें से कौन सा जंतु वसा है? पहला आपका है ऑप्शन नंबर 1 सूरजमुखी, दूसरा आपका पनीर नारियल, तीसरा आपका पनीर, चौथा अखरोट। तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा सर आपका 3 नंबर पनीर। पूछता है कि कौन सा जंतु वसा है, तो पनीर। जंतु वसा में आपका आता है दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मछली का तेल। वनस्पति वसा में आता है सूरजमुखी, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों तेल, अखरोट, ये सब आपका वनस्पति वसा में आता है। तेल से प्राप्त वसा ठोस अवस्था में होता है, जबकि वनस्पति वसा तरल में पाई जाती है, जिन्हें तेल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 कहता है सर कौन सा युग्म गलत है? तो 105 फास्फोरस अस्थियों एवं दांत में पाया जाता है। ठीक है, जस्ता इंसुलिन फंक्शन के लिए सही है। सल्फर यौगिक जो है प्रोटीन को कोएंजाइम के रूप में, लेकिन सल्फर लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में गलत है, लाल रक्त कणिका के लोहा। तो इसका आंसर सी गलत है। चौथा ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र के फंक्शन है, तो सही है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा सी सर। नेक्स्ट, मानव शरीर में भूख किसके द्वारा नियमित होता है? तो मानव शरीर में भूख का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है? हाइपोथैलेमस। ये आपका सेरिब्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। कौन सी विटामिन को रक्त स्राव विरोधी विटामिन कहा जाता है? तो ये आपका विटामिन B6 गलत है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का फिलोक्विनिन। यही आपका आंसर हो गया सर ऑप्शन नंबर डी। रक्त के रोकने के लिए विटामिन के का रासायनिक फिलोक्विनिन, यही रक्त के थक्का को बनाता है सर। हरे पत्तीदार सब्जी में, टमाटर में, पनीर में ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा हार्मोन बौनापन एवं भीमकायत्व के लिए जिम्मेदार है? सबसे पहले भीमकायत्व और बौनापन होने का पीयूष ग्रंथि से होने वाला स्रावित हार्मोन है, जो कि सोमोट्रोपी हार्मोन का स्रवण अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। यही एक वृद्धि हार्मोन है जिसकी कमी से बौनापन या भीमकायत्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सोमोट्रोपी हार्मोन। नेक्स्ट, कौन से एक मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है? तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रण 2 चीज़ से होता है। एक आपका एल्डोस्टेरोन और दूसरा आपका एडीएच। ए और 3 ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। लैंगरहैंस की कोशिकाओं एवं उनसे स्रावित पदार्थ के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन सही है,
बीटा कोशिकाएं इंसुलिन सही है, गामा कोशिकाएं यही गलत है, ये आपका गामा कोशिकाएं ठीक है, प्लोप्टीपाइड ठीक है, डेल्टा कोशिकाएं गलत है जिसको सोमोटोस्टेटिन कहते हैं, इसका गलत यही हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम द्वारा होता है? तो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर एवं बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट के रूप में। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन अगर सही रहता है तो हम लोग इसको मारते हैं कौन सा ऑप्शन? 5। नेक्स्ट, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं है। तो तीसरा, श्वासोच्छ्वास क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है जबकि श्वसन की क्रिया में एंजाइम की उपस्थिति सही है। तो एक ये आंसर इसमें होगा सर कि श्वासोच्छ्वास क्रिया भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा ये गलत है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया है, ना कि ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया है, जो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर होती है? मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। कोशिका द्रव्य में नहीं, कोशिका कला में नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 1। अब आइए सर, कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? कौन सा एंजाइम पेप्सिन है, रेनिन है, इंसुलिन नहीं है, ये डायबिटीज के लिए है। चौथा एमाइलेज है, इसका आंसर हो जाएगा सर आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है पैनक्रियास से स्रावित होता है सर, जो आपके शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 115, मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? सबको जानते हैं लैक्टिक एसिड के कारण, जो ऑप्शन नंबर 3 है। लैक्टिक एसिड के कारण। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कौन सा प्रभाव अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नहीं है? तो आँख की पुतली का संकुचन, यही आपका ऑप्शन गलत है। हृदय की गति को तीव्र करना ये भी है, पाचन को रोकना ये भी है, ग्लूकोज को स्रावित प्रेरित ये भी है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सर 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 117, फिर आ गया एक ही क्वेश्चन आपका, फिर दोबारा आ गया है सर। मनुष्य के शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस, अभी हमने बात किया हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत, इसको दूध का दांत भी कहते हैं। तो ये आपका सर ICPM में एम नहीं होता है, मोलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? मस्तिष्क से नहीं संबंधित है डिसलेक्सिया, ये पढ़ने में अति दिक्कत होता है। दूसरा है सेरिब्रल पॉल्सी, ठीक है। पार्किंसंस, ठीक है। आपका पेगट्स रोग जो है हड्डी से होता है, हड्डी पतली और कमज़ोर हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर? डी। पैगेट्स रोग जो है हड्डी पतली एवं कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है? मूत्र के पीला रंग होने का कारण यूरोक्रोम, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका
रुधिर वाहिका से निकले गए रुधिर को जमने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पहला सोडियम ऑक्जेलेट, दूसरा आपका सोडियम आप पोटेशियम ऑक्जेलेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में उपस्थित एंटीजन है। क्वेश्चन नंबर 122 है, ये आपका रुधिर में पाया जाने वाला है सर। विटामिन से तो नहीं होगा, हार्मोन भी नहीं, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो आपका रुधिर में पाया जाता है, ये एंटीजन का काम होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आपका हार्मोन का स्रावन होता है। विटामिन से कोई भी प्रकार का ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट हम लोग कहते हैं WBC को, एरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रुधिर कणिका को, RBC। तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कणिका WBC। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है सर, यह प्रोटीन शरीर के निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षित है, यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है, यह जीवाणुओं से शरीर को रक्षा करता है। यही ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पुरुषों के 100 ml हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 15% सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका, रुधिर का अध्ययन किस में करते हैं? रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी में करते हैं, जबकि स्त्रियों में ऑक्सीजन की मात्रा 13% होती है और पुरुष में 15%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है 126, कहता है कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है? पहला ऑप्शन है डेंगू, डेंगू आपका वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। एड्स जो है वायरस से होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है सर। इसका मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 127, आपका शरीर के किस अंग कोशिकाओं को मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम प्रभावित नहीं करता है? तो आपका यकृत करता है, ब्रेक को नहीं करता है सर। लाल रुधिर कणिका को मस्तिष्क को करता है सर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कहता किस में मिलावट से ड्रॉप्सी नामक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, दिल्ली में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला था। ये आपका सरसों के तेल में मिलाया जाता था। सरसों के तेल में मिलाने से ड्रॉप्सी नामक रोग होता था। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो हेपेटाइटिस बी यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 130, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू गुदवाना चाहता है तो उसको कौन से रोग से संक्रमित होने का खतरा हो सकता है? तो आपका एड्स भी हो सकता है सर। दूसरा हेपेटाइटिस, चूँकि ये वायरस जनित संक्रमित रोग है, इसका संक्रमित व्यक्ति के रक्त से हो सकता है, अतः किसी व्यक्ति के शरीर पर टैटू बनवाने से उसको एड्स और हेपेटाइटिस रोग होता है। डेंगू वाहक मादक इजिप्ट मच्छर से होता है, बनांता एक आनुवांशिक रोग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131, कौन सा रोग वायरस जनित है? तो आपका पहला ऑप्शन है सर गोनोरिया, दूसरा ऑप्शन है सिफिलिस, तीसरा ऑप्शन है एड्स, चौथा आपका पोलियो। एड्स और पोलियो वायरस जनित है, जबकि गोनोरिया और सिफिलिस जो महिलाओं में होने वाली रोग है, ये आपका जीवाणु जनित रोग है।
जो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा सर। ई क्यों? क्योंकि एड्स और पोलियो एक से अधिक वाला ऑप्शन यदि हो जाता है तो इसका आंसर ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर 132। कहता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पेप्टिक अल्सर, ये आपका कृमि से जीवाणु जनित रोग है सर। डेंगू जो है वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू जो है वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, फील पाँव, ठीक है, फील पाँव जो आपका कृमि से होने वाला रोग है, इसमें कोई सुमेलित नहीं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 आपका कालाजार। कालाजार नामक रोग जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है। इसके प्रोटोजोआ का नाम है सर लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 133 का सी, सी, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 134। जिका वायरस रोग वाहक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर। जिका वायरस मच्छरों से होने वाला रोग है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। तेलचट्टा में आपका 13 जो है आपका हृदय कोष होता है। क्वेश्चन नंबर 135 इनमें से कौन सा रोग आपका आनुवांशिक है? पहला है हीमोफीलिया, दूसरा आपका है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा आपका जो है थैलेसीमिया, चौथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पांचों सही है सर, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो टीबी और एड्स ये दोनों संक्रामक रोग हैं सर, जबकि विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी। इसलिए इसका आंसर 2 गो हो गया सर, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा जो आपका 5वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन से आपका जो है आयोडीन एक्सरी से मस्तिष्क स्कैनिंग किया जाता है, ये हृदय जांच से संबंधित नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कोबाल्ट 60 से कैंसर सही है, फास्फोरस 32 से ल्यूकेमिया सही है, सोडियम 24 से रक्त प्रवाह, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 137 का 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हृदय के खनिज को धड़कन के लिए पोटेशियम होता है सर। ऑप्शन नंबर 3, सोडियम नहीं, सल्फर नहीं, आयरन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। पहला ऑप्शन है काला, गलत है, दूसरा हरा, गलत है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सर नारंगी, यही आंसर सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 140 रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होने से श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होने से श्वास गति की दर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 कौन जैव उर्वरक नहीं है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 141 है एजोला है, नील हरित शैवाल है, अल्फा है, आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो नाइट्रोलिन जैव उर्वरक नहीं है, यही आंसर गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आर्थोप्लास्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कूल्हे के जोड़ों को प्रतिस्थापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका केमा है 3, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट 142 किस रेडियो समस्थानिक द्वारा खून के थक्के को पता लगाया जाता है? तो इसका सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सोडियम 24।
कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कैंसर के लिए करते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग जो है हम लोग करते हैं थायराइड ग्रंथि के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि खून के थक्के के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका 144 का आंसर हो जाएगा सर। पहला, व्यतिकरण गलत है, परावर्तन गलत है, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण यही सही है सर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, उपादित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था लैमार्क साहब। ये पूछा हुआ था कि लैमार्क कहाँ के थे, तो लैमार्क फ्रांस के थे। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं 146 नंबर से। फल पकाने में सहायक हार्मोन आ गया, तो फल पकाने में सहायक हार्मोन एथिलीन है, और जबकि कृत्रिम तरीका से कहेगा तो एसिटिलीन है। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा आपका चेन्नई, चौथा आपका हैदराबाद। यही आपका आंसर सही है सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कहाँ है? तो आपका हैदराबाद, जो आपका मूसी नदी पर है। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किससे संबंधित है, मतलब किससे होता है? तो मिनी माता रोग जो है आपका पारा से होती है, जो आपका जापान में होती है, और कैडमियम के कमी से सर आपका इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, किसी अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए जांच के लिए आपका सर बाल, ठीक है सर, बाल का होगा, त्वचा का होगा, लार का होगा, वीर्ज का होगा, रुधिर का होगा, अस्थि मज्जा का होगा सर। ठीक है, इसलिए ये आपका चारों ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट, लास्ट, कौन सा रोग यौन से संबंधित रोग है? तो आपका हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोग है सर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। इस तरह से आपका मैंने 150 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा लायक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबा करके आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और मैं यही कहूँगा कि अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा लायक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।